नदियापुर राज्य के एक छोटे से गांव में गरीबी की जिंदगी एक दमनकारी व्यवस्था के नीचे घुट रही थी। यहाँ की धरती पर मेहनत तो बहुत होती थी, पर मेहनताना नाम मात्र ही मिलता था। इस गांव का सबसे बड़ा दबंग चौधरी गांव वालों की मेहनत को अपने पैरों तले कुचलता और उन्हें गुलामी करने पर मजबूर कर देता था। यहाँ इसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रामपाल अपनी पत्नी कमला और इकलौते पुत्र अर्जुन के साथ गुजर बसर कर रहा था। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी वो चौधरी की हवेली में जूठे भोजन के बदले काम कर रहा था। उसकी पीड़ा का कोई अंत न था। हे ईश्वर, मेरे परिवार के लिए अरे 2 वक्त का निवाला जुटाने के लिए भी कितना झुकना पड़ता है। कब तक ये गुलामी करूंगा? अरे कब ये गुलामी खत्म होगी प्रभु? अरे रामपाल के इकलौते पुत्र अर्जुन के मन में अपने पिता की मेहनत को लेकर कई सवाल थे। वो सोचता था कि इतनी मेहनत के बदले उन्हें सम्मानजनक भोजन तो मिलना चाहिए। आखिरकार एक दिन उसने अपने पिता से इस बारे में सवाल पूछ ही लिया। बाबा, आप दिन रात चौधरी की हवेली में मेहनत करते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बस जूठा खाना, है ना? अरे आप उनसे कुछ पैसे क्यों नहीं मांगते हो? बेटा, मैंने कई बार मांगा, पर चौधरी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ चौधरी के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी कोई नहीं करता, और जो बोलता है उसे बर्बाद कर दिया जाता है। कम से कम जिंदा तो है। अर्जुन के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान था, पर वो इस गुलामी से छूटना चाहता था। रामपाल की पत्नी कमला भी चिंतित थी। उसने सोचा कि अगर अर्जुन भी चौधरी के खेत में काम करने लगे तो शायद घर में कुछ राहत आ सके। अजी सुनिए, अर्जुन अब 18 साल का हो गया है, उसे भी चौधरी के खेतों में काम करने दो, कुछ तो सहारा मिलेगा हमें। अरे नहीं कमला, नहीं नहीं नहीं, मैं अर्जुन को इस गुलामी के दलदल में नहीं धकेलूंगा। मेरा सपना है कि वो सैनिक बने। अगर वो एक बार चौधरी के खेत में काम करने लगा ना, तो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिनों बाद कमला की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बीमारी के इलाज के लिए रामपाल को एक वैद्य ने जड़ी बूटी लाने का सुझाव दिया, जो दूर राज्य में मिलती थी। लेकिन इस जड़ी बूटी को लाने के लिए रुपए चाहिए थे। मजबूर होकर रामपाल फिर से चौधरी की हवेली में रुपए मांगने गया। मालिक, मालिक, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य ने कहा है कि एक जड़ी बूटी से वो ठीक हो सकती है, और वो राज्य में मिलती भी है, लेकिन उसे लाने के लिए कुछ धन चाहिए। मालिक, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। धन चाहिए? तुझे जूठा खाना मिल रहा है, वो बहुत है। अरे गरीबों को जड़ी बूटी खाने का कोई हक नहीं है। अरे अगर तेरी औरत मरती है तो मर जाए, मरने देना। एक न एक दिन तो मरना ही है। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी उसकी मौत से। बड़ा आया जड़ी बूटी खिलाने वाला। भाग यहाँ से। मालिक, मालिक, वो मेरी पत्नी है। उसकी जान बचाने के लिए कुछ तो मदद करिए मालिक, कुछ तो करिए। अच्छा, अगर तुझे इतनी ही रुपयों की चिंता है तो अपने बेटे अर्जुन को मेरे खेत में काम पर क्यों नहीं लगाता है? बोल। देखता नहीं, सारे गांव के लोग मेरे खेतों में गुलामी कर रहे हैं, और तेरा बेटा गांव में यूं ही सांड की तरह घूमता रहता है।
क्यों नहीं उसको मेरे यहाँ भेजता है? बोल। वालिद, अर्जुन को काम पर नहीं लगाऊंगा। मैं उसे राज्य का सैनिक बनाना चाहता हूँ, गुलामी नहीं कराना चाहता। रामपाल के जवाब ने चौधरी का पारा और भी चढ़ा दिया। वो अपमानित महसूस कर रहा था और अपनी दादागिरी को चुनौती देना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुलामी नहीं कराना चाहता? रुक जा, तेरी तो। वो अपने नौकर बलिया से बोला, बलिया, इस रामपाल को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल। इसे सबक सिखाने की जरूरत है। बड़ा आया, इसे लगता है कि मैं लोगों से गुलामी कराता हूँ। निकाल इसको यहाँ से। हवेली से बाहर आते वक्त रामपाल की आंखों में आंसू थे। अपनी बेबसी, अपने परिवार की हालत और चौधरी का ये व्यवहार उसे भीतर तक तोड़ गया। वो अपने बेटे और अपनी बीमार पत्नी का चेहरा सोचकर व्याकुल हो उठा। उसकी उम्मीदें चूर चूर हो रही थीं। चौधरी साहब, ये रामपाल की बात गांव में बगावत की चिंगारी है। किसी ने आज तक आपके खिलाफ ऐसे बोलने की हिम्मत तो नहीं की है। अगर रामपाल का बेटा वाकई में सैनिक बन गया तब तो मेरी दबंगई खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सैनिक नहीं, कुत्ता बनकर रहेगा, कुत्ता बनकर। इधर चौधरी की हवेली से अपमानित होकर रामपाल भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौट आया। उसके चेहरे पर दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी कमला उससे बोली, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ हवेली में? बाबा, आपको हमने कभी इस हालत में नहीं देखा। क्या हुआ? बताइए ना, बताइए तो सही। चौधरी ने क्या किया, क्या कहा? चौधरी ने, उसने हमें बहुत ही बुरी तरह से नीचा दिखाया बेटा। मैंने उससे थोड़ी मदद ही तो मांगी थी, मगर उसके बदले उसने हमें अपमानित कर दिया। बस गरीबों की मेहनत का फायदा उठाना ही उसका काम है। अरे कहता है कि तुम्हारी बीवी मर जाएगी तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, मरती है तो मरने दे, ऐसा कहता है वो। रामपाल अपनी पीड़ा बांट ही रहा था कि अचानक चौधरी अपने साथियों बलिया और भीमा के साथ उसके घर पर आ धमका। चौधरी के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान थी। उसका इरादा साफ था। वो उन्हें डराकर अपनी दबंगई का परिचय देना चाहता था। ए रामपाल, लगता है कि तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तू और तेरा परिवार मेरे खिलाफ सर उठाने की सोच भी कैसे सकता है? तुम्हें हमारे घर में घुसने और यूं धमकाने का कोई हक नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो। बड़ा आया, छोड़ो। बलिया, इन लोगों को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दो। इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि गांव के सभी लोग समझ जाएं कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। ले चलो बाहर। बलिया रामपाल और कमला को बाहर घसीटते हुए ले गया। और दोनों को पेड़ से बांध दिया। कुछ गांव वाले दूर से ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन चौधरी के डर के कारण कोई आगे नहीं आया। अर्जुन निराश होकर मदद की गुहार लगाने लगा। कोई मेरी मदद करो। मेरे माता पिता के साथ हो रहे इस अन्याय को रोको।
क्या यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके? कोई है क्या? लेकिन गांव वाले चौधरी के डर से अपने अपने घरों में दुबक गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आए और इस अन्याय को रोके। अर्जुन की आंखों के सामने उसके माता पिता को बेइज्जत किया जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तू रामपाल, देख ले, यही हश्र होता है उनका जो मुझसे टकराने की कोशिश करते हैं। याद रखना, यहाँ मेरे खिलाफ जाने का मतलब है तबाही। इस अपमान और दर्द के बोझ को रामपाल और कमला सहन नहीं कर पाए और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। चौधरी अपने साथियों के साथ वहां से अपनी जीत की खुशी में चलता बना। अर्जुन टूटे दिल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने माता पिता के पास दौड़ता हुआ आ पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, बाबा, आप छोड़कर मुझे क्यों चले गए? क्यों 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 क्यों? किसी ने हमारी मदद नहीं की। तभी वहां एक घोड़े पर एक अजनबी डाकू आ पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, वो उस दृश्य को देखकर स्थिति समझ गया और घोड़े से उतरकर अर्जुन के पास पहुंचा। बेटा, लोग मुझे डाकू कहते हैं, लेकिन मैं तो पेट भरने के लिए अनाज लूटता हूँ। अरे असली डाकू तो ये है जो गरीबों की मेहनत पर ऐश करते हैं। किसी ने हमारी मदद नहीं की। अगर गांव वाले चाहते तो मेरे माँ बापा को बचा सकते थे। सबने डर के कारण हमें अकेला छोड़ दिया। बेटा, ये सब डर की वजह से होता है। लोग डर में जीते हैं और अमीर इसका फायदा उठाते हैं। पर अब बेटे, अब तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। चल, मैं तुझे तेरे माता पिता का अंतिम संस्कार करने में मदद करता हूँ। चल, आजा। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। डाकू अर्जुन के माता पिता का अंतिम संस्कार करने में सहायता करने लगा और अर्जुन को सहारा देते हुए इस कठिन समय में उसका साथी बनकर वो अर्जुन को अपने साथ घने जंगलों की ओर ले गया। इस घटना के 10 वर्ष बाद। मोहिनी, अरे मोहिनी, जल्दी चलो, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जल्दी चलो, जल्दी। भैया, डर क्यों रहे हो? अचानक एक डाकू अपने 2 साथियों सहित उनकी राह में आ जाता है। उसकी तलवार चमकती है और उसकी नजरें बलराम पर जम जाती हैं। रुक जाओ वहीं। तुम दोनों के लिए अब यही रास्ता है। तुम कौन हो? देखो, अब हमें जाने दो। हमने कुछ नहीं किया है। तुम्हें तो अभी छोड़ रहा हूं, लेकिन मोहिनी मेरे साथ जाएगी। चलो। मुझे छोड़ दो। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? दुश्मनी? ये सवाल अपने पिताजी से पूछना। उन्हें अच्छे से पता है मेरे दिल का दर्द। भैया, मुझे बचाओ भैया। हैं? बलराम, ये कैसी हालत में हो?
मोहिनी कहाँ है? पिताजी, पिताजी, जंगल में डाकू, एक डाकू मोहिनी को ले गया, मोहिनी को ले गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मोहिनी का अपहरण? हाँ, अरे कौन था वो? पिताजी, वो एक खतरनाक, वो एक खतरनाक डाकू था पिताजी। उसने कहा कि मोहिनी को अपने साथ ले जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सका। अरे तो तूने अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी नहीं की? कैसे हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया? और अब मोहिनी का विवाह होने वाला था। ये बात अगर किसी को पता चली तो हमारी इज्जत कैसे बचेगी? नालायक कहीं का। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, घबराओ मत मोहिनी, घबराओ मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आराम से, आराम से। तुम जैसे लोग दूसरों की जिंदगी से खेलते हो। तुम्हें इंसानियत का मतलब भी नहीं पता। इंसानियत? देखो मोहिनी, मुझे जो करना था मैंने किया। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे वापस जाने दो। मेरे पिता, मेरे भाई, वो सब मेरी चिंता कर रहे होंगे। चिंता? वाह! अरे तुम्हारे पिता ने दूसरों के परिवारों की चिंता कभी की है क्या? खैर, तुम्हें ये पता भी है कि नहीं पता, ये मुझे नहीं पता मोहिनी। मोहिनी चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों थे। तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब? ये सवाल अपने पिता से पूछना। वो जानते हैं कि मैं कौन हूं और क्यों कर रहा हूं ये सब। डाकू मोहिनी की तरफ पीठ करके बैठ गया और मोहिनी गुफा में चुपचाप बैठी सोच में डूब गई। बलराम, जाओ और राजा विक्रम से कहो कि उसे चौधरी ने याद किया है। हमारे मित्र हैं, वो जरूर आएंगे। जाओ। जी पिताजी, मैं तुरंत राजमहल जाता हूँ। बलराम राजा विक्रम के महल की ओर रवाना हो गया। महाराज की जय हो। मेरे पिता चौधरी ने आपको याद किया है महाराज। हमारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। चौधरी का संदेश आया है। फिर तो मुझे तुरंत चलना चाहिए। सैनिकों! राजा विक्रम सैनिकों को अपने साथ लेकर चौधरी की हवेली में पहुंच गया। चौधरी, मेरे मित्र, क्या हुआ? बलराम ने कहा कि कुछ अनहोनी हुई है। महाराज, क्या बताऊं, एक डाकू ने मेरी बेटी मोहिनी का अपहरण कर लिया है। मैं आपकी सहायता चाहता हूं। बरसों से इस इलाके में डाकुओं का आतंक है। ठीक है, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बुलाया। इतना बोलकर राजा विक्रम ने अपने एक सैनिक की ओर इशारा किया। सुनो, तुम तुरंत घने जंगल की ओर जाओ। उस डाकू से कहो कि अगर वो मोहिनी को सही सलामत वापस नहीं करता तो हम अपनी पूरी सेना लेकर सारे डाकुओं को खत्म कर देंगे। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया। सैनिक जैसे ही जंगल में पहुंचा तो वो देखता है कि जंगल में एक डाकू खड़ा हुआ था। वो वही डाकू था जिसने मोहिनी का अपहरण किया था। सैनिक गुस्से से उससे बोला, डाकुओं सुनो, हमारे राजा का आदेश है कि तुम चौधरी की बेटी को सुरक्षित वापस करो, नहीं तो हम सारे डाकुओं का अंत कर देंगे। तो ठीक है, जाकर अपने राजा से कहो कि मैं स्वयं कल मोहिनी को वापस ले आऊंगा। वो मुझसे गांव के बाहर चौपाल पर मिलें। जाओ। सैनिक ने लौटकर राजा को अर्जुन का संदेश सुना दिया।
राजा विक्रम और उसके सैनिक चौधरी और बलराम के साथ चौपाल पर खड़े थे। तभी डाकू मोहिनी को लेकर वहां आ पहुंचा। वाह, मूर्ख डाकू, तेरी इतनी हिम्मत! कैद करो इसे। सैनिकों ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन डाकू शांति से खड़ा रहा। मुझे गिरफ्तार करने से पहले ये जानने का प्रयास तो करिए कि मैं डाकू क्यों बना। जिस दिन हर राजा ये जानने की कोशिश करेगा कि कोई डाकू क्यों बनता है, उस दिन शायद किसी को डाकू बनने की नौबत ही ना आए। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है। 10 साल पहले मेरी आंखों के सामने इसी चौधरी ने मेरे माता पिता की जान ले ली थी, और इस गांव में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उन्हें कंधा भी दे सके। उस समय एक बूढ़े डाकू ने मुझे सहारा दिया। वो मुझे अपने साथ जंगल ले गया। अरे वो डाकू होते हुए भी एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए कुछ दिन पहले स्वर्ग सिधार गए। झूठ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। इसकी बातें मत सुनो महाराज, झूठ बोल रहा है ये। झूठ है? अरे सच का सामना करने की हिम्मत तुझमें नहीं है चौधरी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मेरी खुशियां, मेरा परिवार, मेरे माता पिता। मुझे इस समाज ने डाकू बना दिया महाराज, समाज ने, क्योंकि कोई न्याय देने वाला नहीं था। राजा विक्रम अर्जुन की बातों को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। हाँ अर्जुन, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन क्या इसका समाधान यही था कि तुम भी डाकू बन जाओ? नहीं महाराज, यह समाधान बिल्कुल नहीं था। यह तो मेरा प्रतिशोध था। अगर समाज में न्याय होता तो आज मैं आपके सामने एक अपराधी के रूप में खड़ा नहीं होता। चौधरी बेचैन होकर देखने लगा। चौधरी, देखो, अर्जुन का दोष है, लेकिन इसका बीज किसने बोया? मैं तुम्हारे अपराधों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। महाराज, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे पद की रक्षा के लिए किया। बस, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पद और ताकत तभी तक है जब तक न्याय हो। अगर शक्ति का गलत उपयोग हो तो वो डाकुओं और तुम्हारे बीच अंतर खत्म कर देती है। राजा विक्रम ने सैनिकों को अर्जुन को छोड़ने का आदेश दिया और बोला, सैनिकों, छोड़ दो। अर्जुन, तुम्हें अपने गुस्से और प्रतिशोध का सामना करना होगा। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। शायद तुम अपने घावों का इलाज खुद समाज की सेवा में पा सको। अर्जुन राजा के सामने झुक गया। मोहिनी भी विनम्रता से अर्जुन को देखने लगी। राजा विक्रम गुस्से से सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, इस चौधरी को गिरफ्तार कर लो, ले जाओ इसको। इतना बोलकर राजा विक्रम चौधरी की ओर देखकर बोला, तुमने अत्याचार की सीमा पार कर दी चौधरी। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुम मेरे मित्र के नाम पर कलंक हो। आज से मैं तुम्हारी इस गांव की जमींदारी छीनता हूं। तुम्हारे पास जितनी भी जमीन है, अब से उस जमीन पर इन गांव वालों का अधिकार है। तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना होगा। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। तभी मोहिनी राजा विक्रम से बोली, मुझे भी आज बहुत दुख हो रहा है कि मैंने पुत्री के रूप में एक राक्षस जैसे पिता के घर पर जन्म लिया। मैं अर्जुन के साथ विवाह करना चाहती हूँ और सारा जीवन एक साधारण स्त्री के रूप में व्यतीत करना चाहती हूँ। अगर अर्जुन मुझसे विवाह करना चाहे तो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। राजा विक्रम ने चौधरी को कारागार में बंद करवा दिया।
अर्जुन और मोहिनी का विवाह हो गया। अर्जुन, जो कि फुर्तीला और बहादुर जवान हो चुका था, राजा विक्रम ने उसे अपनी सेवा में उच्च स्थान दिया। अर्जुन के माता पिता का सपना पूरा हो चुका था और अर्जुन के गांव को चौधरी जैसे दबंग व्यक्ति से मुक्ति मिल चुकी थी।